हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि फ्रीडम फाइटर में दादा साहब कोटनिस ने भी काफी काम किया। आज सौभाग्य है कि उनके मंच से बोलने का एक चांस मिला है। वसंत व्याख्यान माला के प्रमुख श्री बहने साहब, श्रीकांत भाई बहने, सेक्रेटरी मैडम संगीता, सभी गणमान्य व्यक्ति, भाइयों एवं बहनों, आज का सब्जेक्ट जो है वो काफी अलग है। आप लोगों ने यहाँ पे काफी लोगों को सुना होगा, कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई जीवन जरूरियात की बात करता है, कोई इकोनॉमिक्स की बात करता है। आज जो बात होगी बिल्कुल अलग होगी। आप लोगों को बिल्कुल एक अलग, आप लोगों का जिसमें काफी कम एक्सपीरियंस है, आपकी डेली लाइफ में जो कम उपयोग में आता है, परंतु उतनी ज्यादा उसमें एंथुसियाज्म है, उतनी ज्यादा आपको उसमें इंटरेस्ट है, वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आप यहां देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनकी कंस्टिट्यूएंसी में मेरा जू है, वहां पे हम लोग काम करते हैं। कांकरिया एक बहुत फेमस जगह है। ये जो है सन 2008 में हम लोग कार्निवाल सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें एशियाटिक लायन हम लोग जूनागढ़ जू से लाए थे। तो उसका आप सोचिए वाइल्ड लाइफ से कितना लगाव है उनको, कि जैसे उन्हें पता लगा कि एशियाटिक लायन का एक पेयर जो है अहमदाबाद जू में आया, तो उसका वेलकम करने वो खुद आए थे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। ये एक वो सुंदर स्थल है कांकरिया, जो चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, वही। ये पूरा जो एरिया है 117 एकड़ जमीन है इसमें। ये कांकरिया तालाब है, 14वीं सदी में बनाया गया था। आप देखें अगर 14वीं सदी में भी कितना ज्यादा आर्किटेक्चर था, उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। आप देखेंगे पूरा एक कंप्लीट गोल तालाब उसी समय से बना हुआ है 14वीं सदी में, और उसके बीचों बीच में एक गार्डन है जिसका नाम नगीनावाड़ी है। तो ये पूरा एरिया में जो है काफी सारे अम्यूजमेंट है, वाटर पार्क है, ट्रेन है और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। बटरफ्लाई पार्क है, अभी एक हम लोग एक नया प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। नॉक्टर्नल एनिमल हाउस वो भी इसमें बन रहा है। तो ये पूरा एरिया हम संभालते हैं। अगर हम जू की बात करें तो एक ऐसा लगता है कि जू क्या है। जूलॉजिकल गार्डन मीन्स लोग ऐसा समझते हैं कि जू मीन्स प्राणी संग्रहालय मीन्स जहां पे प्राणियों को कैदियों की तरह रखा जाता है। अगर आप कंसेप्ट देखें तो एनिमल्स जो हैं दे आर बिहाइंड द बार, पूरे आयरन रॉड्स के पीछे एनिमल्स रखे जाते हैं। तो एक्चुअली पहले ऐसे ही हुआ। अगर आप देखें तो जू जो है, जूलॉजिकल गार्डन या प्राणी संग्रहालय कैसे बने, उसका इतिहास देखेंगे तो बहुत समय पहले जो राजा महाराजा थे उन सबका एक शौक था, उन सबका एक स्टेटस सिंबल था। जैसे होता है ना कि आज के जमाने में डिग्री बताते हैं कि भाई इनने क्या किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, पीएचडी किया किसी भी सब्जेक्ट का। ऐसे पहले के जो राजा महाराजा थे उसका एक अपना स्टेटस सिंबल था कि ये राजा महाराजा ने कितने लायन या टाइगर मारे। आपने सुना होगा पहले का, जो राजा महाराजा आते थे तो पहले एक अनाउंसमेंट एक आदमी करता था, सावधान सावधान, फलाने राजा आ रहे हैं, इन्होंने 50 टाइगर मारे, इन्होंने 25 जो है लेपर्ड मारे। ऐसा एक अनाउंसमेंट होता था। इनके पास में 100 हाथी हैं, 500 कैमल है, उनके पास में 1000 हॉर्स है। तो वो एक स्टेटस सिंबल था। वो लोग बताते थे कि हमारा राजा कितना पावरफुल है। आज भी अगर आप देखें तो हम किसी व्हीकल को हम लोग हॉर्स पावर में नापते हैं कि भाई कितने हॉर्स पावर की मशीन है। तो ऐसे ही पुराने जमाने में पूरा का पूरा एक स्टेटस सिंबल था। जानवरों को मारते थे, जानवरों को अपने कब्जे में रख के फिर ये प्रूफ करते थे कि हम लोग ज्यादा एनिमल से ताकतवर हैं। वो बात अलग है कि एनिमल्स को वो लोग हथियार से कंट्रोल करते थे, कभी हाथ से कंट्रोल नहीं करते थे। तो बहुत समय तक, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू हुआ, तब से आदमी ने ट्राई किया कि हम क्यों नहीं सभी को रूल करें। आदमी का एक ऐसा दिमाग है कि जो हर समय चाहता है कि मैं वो सबसे ऊपर रहूं और सबको अपने कब्जे में रखूं। तो उसने यही किया। लायन और टाइगर तो ठीक है, पर एलिफेंट का आप सोचिए, हाथी जो जिसका 5000 किलो वजन होता है,
5,000 किलो के एनिमल को भी अपने बस में करने के लिए उसने ट्राई किया और बाद में कर लिया। तो अपने उसके कब्जे में करके उसके बाद में उसके ऊपर बैठ के लड़ाई लड़ते थे। तो बहुत से राजा महाराजा बहुत प्रकार के एनिमल अपने जो उनका राजा का महल होता था उसमें रखते थे, पर पब्लिक को अलाउ नहीं। उसमें वो लोग सिर्फ अपने घर के लोगों को बताते थे और अनाउंसमेंट कराते थे कि हमने कितने सारे एनिमल पकड़ के रखे हैं। और उसका एक दूसरा मिसयूज भी होता था कि वो एनिमल को किसी को जब पनिशमेंट देना है, बहुत मजेदार कथा है। जब किसी को पनिशमेंट, किसी आदमी ने कोई मिस्टेक की, कोई चोर है, किसी ने कुछ और खराब काम किया और राजा को ये बताना है, तो पब्लिक के सामने वो लोग क्या करते थे, आप जयपुर जाएं तो देख के आइए। जयपुर में अभी भी एक ऐसा एनक्लोजर है, ऐसा एक पिंजरा है जो गड्ढे के अंदर है, जैसे कुआं होता है ना, इस टाइप का एक बहुत बड़ा, और उसके ऊपर पूरा पब्लिक चारों तरफ बैठ जाती थी। अंदर नीचे जो है एक आदमी को छोड़ा जाता था जिसको पनिशमेंट देना है। उस आदमी को अंदर छोड़ दिया, बाद में एक एनक्लोजर्स का पिंजरा खोलेंगे, उसमें से टाइगर आएगा और फिर वो टाइगर उस आदमी को मारेगा और वो सब लोग ऊपर से बैठ के देखेंगे। तो एक प्रजा को एक मैसेज जाएगा कि गलत काम करने वाले जो लोग हैं उसको हम ये प्रकार की सजा देते हैं। तो पहले के जमाने में ये भी होता था। फिर आपने उसके आगे भी एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक आदमी को जब राजा ने ऐसा पनिशमेंट दिया और टाइगर को छोड़ा, तो टाइगर आके उसका पैर चाटने लगा। उसने उसको मारा नहीं, क्योंकि जंगल में किसी समय जब टाइगर इंज्योर्ड था या उसके पैर में कांटा लग गया था तो उस आदमी ने निकाला था, इसलिए वो पहचान गया। ये वफादारी का सलूक है जो अगर आप देखें तो जानवर कितने वफादार होते हैं। वो इमीडिएट उस आदमी को पहचान गया और उसने उसे खाया नहीं। तो एक वाइल्ड लाइफ जो है, जो वन्य प्राणी हैं, वो पूरे के पूरे हमको कैसे उपयोगी हैं उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। अगर आप देखें तो जितने लोग यहाँ हैं, बुजुर्ग भी काफी सारे हैं, उन लोगों ने देखा होगा पहले के जमाने में जब नासिक शहर के अंदर भी काफी समय पहले टाइगर अंदर आते होंगे, लेपर्ड भी अंदर आते होंगे। अभी भी मेरे से एक मिस्टर आरएफओ जो मिले थे बता रहे थे कि मैंने काफी सारे लेपर्ड पकड़े हैं। तो एक्चुअली आप देखें तो हमारे ऊपर काफी सारे फोन आते हैं, लोग बोलते हैं मेरे घर में सांप आ गया, हमारे यहाँ बंदर आ गए। तो हम उनसे ये बोलते हैं आप अपना सेंटेंस करेक्ट करिए, क्योंकि आप उनके घर गए हैं, वो आपके घर नहीं आए। वो उनकी जगह थी जंगल, वो खेत उनकी जगह थी, जहां पे आप रहने चले गए तो वो कहाँ जाएंगे। तो आदमी एक जो है पूरे के पूरे एक्ट जो बनाए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक एक्ट है 1972 में बनाया गया कि हम वन्य प्राणियों की रक्षा करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि वन्य प्राणी जीरो हो जाए। आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने कितने लोगों ने चीता देखा है? चीता किसी ने देखा है? हाथ ऊपर करें। 1 2। तो जो चीता है, अभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने चीता देखा है, तो एक्चुअली भारत में एक भी चीता है नहीं। पूरे के पूरे जो चीता है, एशियाटिक चीता इंडिया में एक भी नहीं है। चीता जंगल में भी नहीं रहता है, वो सब लेपर्ड है। तो पूरे का पूरा 1955 के बाद एशियाटिक चीता एक भी नहीं बचा। तब ये क्यों हुआ? अगर आप देखें तो पिंक हेडेड डक भी एक भी नहीं बची, पूरी एक्सटिंक्ट हो गई। आप एक इमेजिन करिए कि जंगल में सपोज 2 लाख प्रकार के प्राणी हैं और वो 2 लाख प्रकार के प्राणी में से अगर 10,000 प्राणी एक्सटिंक्ट हो गए, एक भी नहीं बचा, हमको सिर्फ उसका फोटो देखने मिलेगा। कई समय बाद ऐसा होगा कि जितने प्रकार के प्राणी हैं, कहीं ऐसा नहीं हो सभी एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो जूलॉजिकल गार्डन जो है, सबसे पहले राजा मलिक बहादुर जो मार्बल पैलेस जू है, उसने ऐसा ट्राई किया कि हम पब्लिक को भी जानवर को देखना अलाउ करेंगे। तो अपने राजघराने के अलावा उन लोगों ने पब्लिक को अलाउ किया कि आप लोग भी जू देखिए। जू दिखा के हम लोग पब्लिक को एक कंजर्वेशन का मैसेज देना चाहते हैं। पहले के जमाने में जू था एक रिक्रिएशनल सेंटर था। जू के अंदर आपने जानवर रखे, आपने टाइगर जंगल में जाएंगे शायद नहीं भी दिखे, लायन आपको नहीं दिखे, आपको मंकी नहीं दिखे, पर जू के अंदर सब दिखेगा। आपको विदेश का चिंपैंजी भी मिलेगा, जेब्रा जिराफ भी देखने मिलेगा। तो जू एक ऐसी जगह है जहां देश विदेश के सभी एनिमल देखने मिलते हैं। तो पहले वो सबका सब लोग जो है उसको रिक्रिएशन सेंटर की तरह यूज करते थे। आपके यहाँ मेहमान आए, जू लेके जाइए, आपके बच्चे बोर हो रहा है, उसको जू लेके जाइए। पहले टीवी भी नहीं था, इसलिए और ज्यादा लोग आते थे। तो जू का एक ही काम था, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एग्जीबिशन।
ठीक है, एंटरटेनमेंट। जू और सर्कस दो एक साथ एक जैसा काम कर रहे थे। सर्कस भी शो करता था, किसी एनिमल को, लायन टाइगर को हाथ लगाया, उसको बाहर निकाल के रिंग में लेके आए, उसको दिखा दिया। ऐसे ही सर्कस जू वाले भी यही कर रहे थे, सर्कस और जू एक जैसा कर रहे थे। तो 1991 में भारत सरकार को ऐसा लगा कि भारत में 400 जू हैं, 400 जू में से कितने सारे ऐसे जू हैं जो जानवर को अच्छी तरह खाना भी नहीं देते, जानवर का रखरखाव अच्छा नहीं करते। तो उन लोगों ने आपको एक पूरा कामगिरी सौंप दी। उसने बोल दिया जू का काम रिक्रिएशन नहीं है, जू का काम है कंजर्वेशन। जू में प्राणियों का संरक्षण करना है। जैसे अभी हमने पूछा था कि चीता, तो एक्चुअली जू तो बहुत साल से है, 200 साल से है, पर चीता किसी ने उसको बचा के नहीं रखा। जू बैंक की तरह काम करता है। जू के अंदर आपने जो जानवर रखे वो सब सेफ हैं, उसके जो बच्चे हो रहे हैं वो उसका ब्याज है। ये सब करने से क्या होगा, जू के अंदर जो जानवर हैं उसकी संख्या बढ़ेगी। जंगल में अगर कभी वो जानवर कम हुआ या जंगल में वो पूरे जानवर एक भी नहीं बचा, जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, तब आप क्या करेंगे, जू में से जो है फिर से जंगल में छोड़ सकते हैं। इतना बड़ा काम ऐसा नहीं होगा कभी कि भविष्य में कोई बोलेगा कि हमने कभी चीता देखा था। नहीं, अभी भी है हमारे पास, और जंगल में अगर पूरे खत्म हो गए तो हम उसको फिर से वहां छोड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी जवाबदारी पूरे जू को सौंपी है भारत सरकार ने। तो आपका काम है प्राणी संग्रहालय में प्राणियों को रखना और उसका संरक्षण करना। और जब आप संरक्षण करेंगे तब फिर आपको जानवर को उसके कुदरती वातावरण में रखना होगा। तो जू में तो सबके सब आप लोगों ने आयरन रॉड लगा के उसको रखा है, एक रूम में रख दिया, परंतु सरकार ने ऐसा बोला कि नहीं, आपको जू के अंदर बिल्कुल कुदरती वातावरण पैदा करना है। अगर लायन है तो उसको डाइडेसिडस फॉरेस्ट देना है, अगर टाइगर है तो रेन फॉरेस्ट आपको बना के देना है। बिल्कुल उस लायन या टाइगर को ऐसा लगना चाहिए कि मैं जंगल में हूं। तो एक नई सिस्टम आई, वो हम आपको बताएंगे, उसको ओपन मोटेड सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर अभी इलेक्ट्रिक फेंस नया सिस्टम आया है, जिसके अंदर आप ऐसे पूरा कुदरती वातावरण बनाएं और उसके अंदर जानवर को रखें। जानवर को भी ऐसा फील हो कि मैं कुदरती वातावरण में हूं, और जो मुलाकाती आते हैं, जो विजिटर्स हैं, उसको भी ये फील होना चाहिए कि हम लोग उसको जंगल में देख रहे हैं। कोई आयरन बार नहीं होगी, कोई जाली नहीं होगी, आप थ्रू एंड थ्रू देख पाएंगे। तो एक ये सबसे बड़ी जवाबदारी सौंपी। दूसरा, अगर आप देखें एजुकेशन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है शिक्षण। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं, उसमें एक बिल्डर हैं बहुत बड़े, वो और उनका एक सन आया, और बड़ा इंटरेस्टिंग सुनने जैसा है। उसने पूरा जू देखा, और छोटा बच्चा है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसने आके मेरे से बोला, अंकल आपका जू देखा, बहुत सारा आपके यहाँ प्लांटेशन है, बहुत सारी बेल लगी हुई है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारा उसका वो पत्ती गिरती है। तो ऐसा करना चाहिए ना, आपका जो जू है ना उसको सब तोड़ देना चाहिए, बुलडोजर फेर देना चाहिए, और उसमें पूरा सीमेंट का स्टेडियम बनाना चाहिए। एक स्टेडियम बना के सब प्राणी को ऐसे छोड़ दो और सब लोग ऐसे देखेंगे। तो उसके पापा ने मना किया कि आप कैसे बोल रहे हैं। मैंने उसे बोला आप बोलने दीजिए। देखिए, बच्चे को शिक्षण नहीं मिला प्राणी संग्रहालय के बारे में, वन्य जीव के बारे में शिक्षण नहीं मिला। बच्चा किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ, क्योंकि बिल्डर का लड़का है इसलिए उसको बिल्डिंग की जानकारी ज्यादा है, कंक्रीट की जानकारी ज्यादा है, इसलिए उसने अपना सजेशन दे दिया कि आप भी स्टेडियम बना दो और उसमें एनिमल रख दो। बच्चे से मैंने पूछा, अगर उसको कुदरती वातावरण नहीं होगा तो प्राणी फिर वो कैसे अच्छी तरह रह पाएगा, उसको ठंडक कैसे मिलेगी, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तब वो फिर बच्चे को आधा घंटे बात करने के बाद बच्चे ने बताया कि मेरे को तो पता ही नहीं था, नहीं सही में ऐसे ही रखना चाहिए। आज वो हमारे यहाँ आके वॉलेंटियर की तरह काम करता है और वो बड़ा खुश है। आजकल तो वो IIT करके अभी MBA कर रहा है। तो बच्चों को एक शिक्षण इतना जरूरी है वन्य जीव के बारे में। अगर हम उसको वन्य जीव के बारे में नहीं सिखाते हैं तो वो सेंसिटाइज नहीं होगा। जब वो बड़ा होगा, पॉलिसी मेकर होगा, तो वो फटाक से ऐसा बोल देगा जंगल काट दीजिए, कोई बात नहीं। पर अगर उसको बचपन से ज्ञान दिया है कि जंगल का महत्व क्या है, वन्य प्राणी का महत्व क्या है, तभी वो बच्चा बाद में जो है जंगल और वन्य प्राणी बचा पाएगा। बड़े छोटी छोटी चीजें हैं, आपसे कुछ बात करेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि कई लोग हमसे आके ऐसा बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियनिज्म, एनिमल बहुत से ऐसे हैं कि जो नॉन वेज खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, वोल्फ, जैकल, तो ठीक नहीं है। अगर आप उसको देखें, अगर वो एनिमल नॉन वेज नहीं खाते और वो जंगल में हैं, तो लायन टाइगर अगर वेज हो जाएगा तब क्या होगा,
वो भी घास पत्ती खाने लगेगा और डियर और हाथी और सब खा ही रहा है, तो एक भी जंगल नहीं बचेगा। जंगल नहीं बचेगा तो वही की वही एनिमल पॉपुलेशन जाएगी विलेज में, वहां का पूरा खेत का फसल खा जाएगा, तो फिर आदमी क्या खाएंगे? इसका अपोजिट करिए, अगर सबके सब एनिमल नॉनवेज हो जाए तो क्या करेगा? जंगल के सब एनिमल खाएगा, उसके बाद में गांव में आके एनिमल खाएगा। यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। महाराष्ट्र में हाईएस्ट लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इंक्रोचमेंट, जो ह्यूमन इंक्रोचमेंट है टूवर्ड्स द फॉरेस्ट इतना ज्यादा है। अगर आप देखेंगे कि अचानक जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जो आदमियों की जनसंख्या बढ़ रही है, वो सबके सब लोग जाके फॉरेस्ट के पास या अपने विलेज में खेत के पास वहां पर रहना चालू कर देते हैं। तो लेपर्ड जो है वो जब आता है तो लेपर्ड इतना होशियार होता है, अगर वो सूखी हुई पत्ती पे चलता है ना, सूखी हुई पत्ती में आवाज नहीं आती। आप चलेंगे पत्ती पे आवाज आएगी, लेपर्ड की आवाज नहीं आती। लेपर्ड की इंटेलिजेंस अगर आप देखें तो वो अगर यहाँ कुर्सी के नीचे बैठ जाए किसी को पता नहीं लगेगा लेपर्ड बैठा है, इतना कनिंग। पेड़ पे चढ़ के अंदर आपके मकान में छिप जाएगा। और तो और वो जो उसके प्रिय भोजन है डॉग एंड मंकी, आपके गांव में अगर डॉग गायब होना चालू हो जाए, आपके यहाँ 10 डॉग है एक गांव में, उसमें से 8 बचे हैं, 2 पता नहीं चले कहाँ गए, समझ लीजिए लेपर्ड है आजू बाजू। अगर आपके यहाँ आप देखेंगे जब कोई मदर के बाजू में बच्चा सो रहा है, लेपर्ड इतना कनिंग है कि वो आके बच्चे को धीरे से उठा के ले जाता है, माँ को पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ ड्यू टू इंक्रोचमेंट है, और दूसरा हम लोगों की अवेयरनेस कम है। हम लोगों को उससे कैसे बचना चाहिए, उसके साथ रहना है तो क्या क्या उपाय करना चाहिए, वो सब की जानकारी होने से दोनों की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। लेपर्ड के बारे में और अगर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, लेपर्ड जब बंदर को खाना है तो बंदर तो पेड़ पर चढ़ जाता है, तो मंकी खाना है उसको तो क्या करता है, वो एक डर पैदा करता है बंदर के बारे में। बंदर पूरा ऊपर 10-20 बंदर पेड़ पर चढ़े हुए हैं, लेपर्ड पूरा बंदर की तरफ देखेगा, फिर जमीन पे देखेगा, फिर बंदर की तरफ देखेगा। पेड़ से जैसे यहाँ पेड़ है वो रिवर्स जाएगा और रिवर्स जाके एकदम से दौड़ेगा। पूरे के पूरे मंकी सोचेंगे अब ये पेड़ पे आया। उसका डर इतना ज्यादा होता है कि जैसे वो सिर्फ पेड़ पे चढ़ता नहीं है, सिर्फ रन करके पेड़ तक जाता ही है, उतना ऊपर जितना मंकी है वो ऊपर से ऐसा गिरता है जैसे पका हुआ आम गिरता है। उसको दौड़ने की चढ़ने की जरूरत नहीं है, डर की वजह से सब मंकी का ग्रिप छूट जाता है और नीचे गिरता है, एक मंकी पकड़ लेता है, बाकी सब भग जाता है। इतना ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है वो। तो पूरा का पूरा जो लेपर्ड या ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, जो आदमियों के साथ जो प्रॉब्लम है, जो सिर्फ एक अनअवेयरनेस और इंक्रोचमेंट की वजह से है। एजुकेशन में अगर आप देखें तो अगर जूलॉजिकल गार्डन नहीं होते तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगल के अंदर जानवर हैं, उसके संरक्षण की अभी जो हमने आपसे बात की, उसमें अगर आप देखें तो चीता भारत में एशियाटिक चीता एक भी नहीं बचा। एशियाटिक चीता नहीं बचा इसलिए जब एनडीए गवर्नमेंट थी पहले, उस समय किसी ने विचार दिया कि क्यों नहीं हम चीता को वापस लाएं। तो ईरान जो है एक ऐसी कंट्री है जिसके पास एशियाटिक चीता है और वो एशियाटिक चीता ब्रीड करता है। भारत सरकार ने उससे करस्पॉन्डेंस किया और बोला कि हम एशियाटिक चीता लाना चाहते हैं। तो इंडिया से एक कमेटी बनाई गई, उसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर, सेंट्रल जू अथॉरिटी के ऑफिसर, एक सीसीएमबी के ऑफिसर और एक भारत में से एक जू डायरेक्टर, उसमें से मैं सिलेक्ट हुआ उस समय। तो 4 लोगों की एक कमेटी बनाई और बोला कि आप लोग ईरान जाइए, 3 से 6 महीने रुकिए, उसके बाद में वहां से आपको चीता लाना है। चीता ला के आप इंडिया में रखिए, उसकी जो है उसके बच्चे पैदा करिए, उसके बारे में पूरा रिसर्च करिए और उसके बारे में बाद में चीता की जब जनसंख्या बढ़ेगी तब फिर हम उसको जंगल में फिर से छोड़ेंगे। तो भारत में जो चीता एक्सटिंक्ट हो गया, जो गायब हो गया, एक भी चीता नहीं बचा, फिर से हम लोग चीता जंगल में एक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, फिर से वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि हमारे पास फिर से हमने चीता जंगल में छोड़ा और अब हमारे यहाँ चीता है और उसके बच्चे हो रहे हैं। एक्चुअली बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जब जू में कोई जानवर होता है और उसके जब बच्चे होते हैं तो उसको फिर से जंगल में छोड़ना है तो बड़ा कठिन काम है। इसके बारे में जैसे अगर उसे बोला जाता है ह्यूमन इम्प्रिंटिंग। अगर कोई भी एनिमल जब जू में बच्चे देता है तो उसके दिमाग में एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट होता है।
वो ये सोचता है कि मैं जू में जो रहता हूँ रोज 10-20 हजार लोगों को देखता है, मेरे जू में एक दिन में 30-30 हजार लोग आते हैं, एक साल में 30 लाख से 60 लाख विजिटर्स आते हैं। तो उसको खाना देने वाला भी ह्यूमन बीइंग, उसको दूध पिलाने वाला ह्यूमन बीइंग, उसको घुमाने वाला ह्यूमन बीइंग। तो उसके दिमाग में एक ऐसा दिमाग में प्रिंट होता है कि मैं भी ह्यूमन बीइंग। पूरे समय एक एनवायरनमेंट उसके जो दिमाग में क्रिएट होता है, तो उसे ऐसा लगता है, आपके घर में आपने देखा होगा डॉग या कोई एनिमल रखते हैं और अगर आप चले जाएं तो बाद में वो जो है एनिमल खाना नहीं खाता है। ऐसे ही उसका भी होता है, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो हम जंगल में कैसे छोड़ेंगे। इसलिए उसके लिए हम लोगों ने IUCN गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हैं, वो हम लोगों ने बनाई है। अगर आपको जंगल में उसको छोड़ना है तो उसको कंप्लीट जंगली रखिए। जू में जितने भी जानवर हैं उसका किसी का नाखून नहीं निकाला जाता, किसी का दांत नहीं निकाला जाता, किसी का जहर नहीं निकाला जाता। किसी भी एनिमल को कुदरती वातावरण में रख के, और अगर जब छोड़ना है तो उसको ऐसे हम लोग बड़ा करते हैं जिसमें ह्यूमन इम्प्रिंटिंग नहीं हो। हमारे यहाँ एक लेपर्ड पहले था, ह्यूमन इम्प्रिंटेड था, बाहर निकाल के हम लोग घुमा सकते थे उसको, उसके मुंह में हाथ डालते थे। एक हायना था, हायना जो लकड़बग्गा जो रहता है वो भी ऐसा था, बचपन से उसको दूध पिला के बड़ा किया। वो भी ऐसा हो गया कि हम लोगों को देख के हमारे साथ साथ दौड़ता था, बाद में वो हमारे साथ जू में घूमता था। फिर ये डर था कहीं किसी को पकड़ने ही ले, नहीं तो उसके जॉस जो हैं बहुत पावरफुल हैं, एक बार पकड़ता है छोड़ता नहीं। तो उसको ह्यूमन इम्प्रिंटिंग नहीं हो, इसलिए भी हमको एनिमल्स को बचाना है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि पहले के जमाने में तो जू में टाइगर को पकड़ के बाहर निकालते थे, टाइगर को हाथ लगाते थे। वो तो आज भी आप कर सकते हैं। अगर आप टाइगर के बच्चे को डॉग के साथ, डॉग फीमेल जो है उसके साथ रख दें तो वो बड़ा होगा तो पूरा का पूरा उसका कैरेक्टरिस्टिक डॉग का होगा। मैंने पटना जू में 1992 में एक टाइगर देखा, 6 फीट का इतना लंबा टाइगर, एकदम आप देखें तो डर जाएं। उसके अंदर हम लोग गए, टाइगर बगल में खड़ा है, उसको हाथ घुमाया, जैसे उसके सर पे हाथ रख के ऐसे किया तो वो बोला मैं। तो मैंने डायरेक्टर से बोला ये मैं बकरी जैसा क्यों बोल रहे हैं। तो उनने बताया कि सर जब ये बच्चा था इसकी माँ मर गई तो हम लोगों ने ऐसे बकरी जो रहती ना उससे डायरेक्ट मिल्क पिलाया है। तो बकरी के बच्चे के साथ खेलता है और बकरी की आवाज करता है। आप इमेजिन करिए कि टाइगर मतलब बाघ जो है, आपने उसको एनवायरनमेंट अगर जो दिया है तो बकरी वाला, तो बकरी जैसा। अगर आप डॉग वाला एनवायरनमेंट देते तो वो डॉग। तो जेनेटिकली अगर देखें जीन्स तो उसके अंदर टाइगर के है, परंतु एनवायरमेंटली वो पूरा कन्वर्ट हो गया गोट में। तो ये सब नहीं हो, इसलिए जू के अंदर बहुत सारे नियम बनाए गए। उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तो है ही, उसके बाद में नेशनल जू पॉलिसीज 1998 बनाई गई। अगर आप एजुकेशन में देखें, जैसे मैंने बताया अभी कि बच्चों के लिए चीता, आप ऐसा इमेजिन करिए कि किसी बच्चे ने हाथी कभी नहीं देखा, अगर वो सिर्फ फोटो देखा है तो वो इमेजिन नहीं कर सकता कि हाथी की साइज क्या होती है, हाथी का वजन कितना होता है। अभी बीच में सरकार ने एक सर्कुलर किया कि जू में हाथी रखना मना है, तो हम लोगों ने काफी विरोध किया, गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दी, आप लोग रखिए। नहीं तो होगा क्या, अगर किसी बच्चे को हाथी देखना है, हाथी के बारे में रिसर्च करना है, हाथी को उसको पहचानना है, उसके ऊपर उसको पढ़ना है, तो उसको जाना पड़ेगा आसाम या साउथ इंडिया। काफी सारे एग्जाम्पल हमने जब दिए तो भारत सरकार ने परमिशन दे दी कि आप लोग हाथी रख सकते हैं। अभी अहमदाबाद जू में एक ही हाथी है। तो अभी हम आपको बताएंगे, ये पूरा काकरिया एरिया है, इसके चारों तरफ इस तरफ पूरा जो प्लांटेशन है वो वाला, उसमें जू है, यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क है। नेक्स्ट स्लाइड। पहले का जो मैं आपसे कंसेप्ट पे बात कर रहा था कि पहले की जो डिजाइन थी इंक्लोजर्स की, वो पूरी की पूरी एक अलग थी। ये पूरा सांप घर है पुराने जमाने वाला। नेक्स्ट। इसके अंदर जो है कितने छोटे पिंजरे हैं, और उसके अंदर जो पब्लिक है वो ट्राई कर रही है कि हम सांप देखें, पर वो जो गिलास है उसमें शैडो है, जो देखने वाले हैं उसी की परछाई है, इसलिए उसको दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट। ये कीपर है, ये कीपर एक बिल्कुल 2 फीट की जगह से उसमें अंदर जा रहा है सांप की प्रेजेंस में। नेक्स्ट। अब ये अंदर चला गया, ये जू के अंदर तो चला गया, पिंजरे के अंदर तो चला गया, पर अब वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो पिंजरे की हाइट नहीं है। हाइट नहीं है, आप इमेजिन करिए अगर इसमें कोबरा है और अगर वो कोबरा उसको चेस करता है तो वो आदमी दोबारा वापस निकल भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट। हम लोगों ने जो है 2009 में, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री हैं वही पहले जो सीएम थे नरेंद्र भाई से उद्घाटन कराया,
एक नया सांप घर बनाया हम लोगों ने। बताइए नेक्स्ट। ये उनने कंसेप्ट पूछा कि आपका कंसेप्ट क्या है, हमने उन्हें बताया कि सर नियर नेचुरल इनक्लोजर्स और विजिटर्स को पूरा दिखना चाहिए, सांप को पूरी सुविधा होना चाहिए उसके अंदर। तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सांप घर हम लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट। ये आप इनक्लोजर की साइज है, अभी भारत के सभी जो हमारी डिजाइन लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक बड़ा गिलास है, उसके अंदर सांप को जो चाहिए, हीटिंग अरेंजमेंट, कूलिंग अरेंजमेंट, वाटर, उसके अंदर पत्थर लगे हुए हैं, क्योंकि जब सांप कांचली निकालता है, स्किनिंग जब करता है, कांचली निकालता है, तो उसको कुछ घिसने के लिए चाहिए, नहीं निकलने से कांचली वो उसके अंदर मर जाता है, इसलिए उसके अंदर पत्थर, सैंड, वाटर बॉडी। हाँ नेक्स्ट और जाने दीजिए। ये देखिए आप, ये एक रॉक पाइथन जो रहता है ना अजगर, उसको रॉक पाइथन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पथरीले इलाके में रहता है। तो पथरीले इलाके में जैसे रहता है तो अंदर पूरा का पूरा जो है रॉक्स बनाया है, वुडन लॉग लगाया है, ग्रीन प्लांटेशन किया है, ऊपर से सनलाइट आ सके उसकी अरेंजमेंट भी है, और स्पेशल एयर कूलिंग अरेंजमेंट्स है। बीच में एक ऐसा हुआ, हमारे पास एक जू के डायरेक्टर आए अपनी पूरी इंजीनियर्स की टीम लेके, ये पूरा सांप घर देखा, बाद में उनने मेरे से ऐसा बोला कि इंजीनियर्स ने, अभी हमने पूरा इसको देख लिया, आपने जो बनाया बहुत अच्छा है, पर हम इससे भी अच्छा बनाएंगे। मैं बोला वेरी गुड। तो मैंने बोला सिर्फ थोड़ा बता दीजिए आप लोग और क्या अच्छा करने वाले हैं। आपने इसमें कूलर लगाए हैं, शायद आप पे पैसे की व्यवस्था नहीं हो, हम इसमें एसी लगाएंगे। मैंने वो डायरेक्टर से भी पूछा, भाई एसी लगाएंगे ठीक है कि नहीं? तो बोला सर ठीक है। देखिए इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से कितना बड़ा मिस्टेक होता है। मैंने उन्हें बोला गलती से भी एसी मत लगा दीजिए, क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं, सांप है, मगर है, कछुआ है, ये सब के सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। उसका जो है ठंडी के दिन में आप देखेंगे आपके घर से छिपकली गायब, सांप गायब, कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। वो लोग खाना भी खाना बंद कर देते हैं, पूरा हाइबरनेशन में जाते हैं। तो अगर वो लोग एसी लगाएंगे तो उससे तो उसका सांप इतना ज़्यादा मर जाएगा, बचेगा भी नहीं। दूसरा, एसी जो है ड्राई वो देता है कूलिंग इफेक्ट, इसकी बॉडी से ड्राइनेस, मतलब पूरा जो भेज है वो निकल जाएगा, तो भी उसको परेशानी होगी। इसलिए जो कूलिंग अरेंजमेंट है वो एयर कूलिंग होना चाहिए, ना कि एयर कंडीशनिंग। तो फिर हम लोगों ने उन्हें समझाया आप गलती मत करिए, नहीं तो आपके सब एनिमल मरेंगे। नेक्स्ट, ये एक बहुत स्पेशल है, आपने सभी दूसरे पिंजरे देखे, रिवर्स करिए जरा। ये सब में ब्राइट लाइट है, और उसमें दिखाइए, नहीं आगे जाइए, ब्लू लाइट वाला, ये ब्लू लाइट है। तो ये क्यों है? ये मुख्यमंत्री, हमें पता था कि मुख्यमंत्री ये प्रश्न पूछेंगे, जब भी ये आते हैं वो इनॉग्रेशन में, तो इनका एक है कि आप जैसे मिलेंगे वो बोलेंगे कि आपके दिमाग में विचार कैसे आया, इसका थीम क्या है, इसको आपने क्या कंसेप्ट पे बनाया है, इसकी विशेषता क्या है, वो सब पूछते हैं। तो उनने ये पिंजरे के एग्जैक्ट सामने आके पूछा, सब में ब्राइट लाइट है, इसमें ब्लू क्यों है? वो बड़ा सिंपल है, इसमें ब्लू लाइट इसलिए, इसके अंदर जो सांप रहता है वो रात में जगता है, दिन में सोता है, वो नॉक्टर्नल है। ऐसे प्राणी, ऐसे निशाचर जो प्राणी होते हैं ना, जो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, लेपर्ड भी उसमें एक है, जैकल वोल्फ हाइना भी है। आपने देखा वो बैट्स उड़ती है रात में, चामाचिड़ी है जिसको गुजराती में बोलते हैं, वो चमगादड़, वो भी वो है। वो आउस जो रहते हैं उल्लू, वो भी रात में जगते हैं। तो ये इसमें सांप है सबसे ज्यादा जहरी, बिल्कुल छोटा सा रहता है, 1 फीट का और कभी आधा फीट का, पतला रहता है, ग्रेइश ब्लैकिश कलर का रहता है, उसके ऊपर व्हाइट रिंग रहती है। आदमी सोता है, गुजराती में उसको काड़ोतरा बोलते हैं। वो सांप आएगा और आके धीरे से काट के चला जाता है। आदमी सोता है, सोते ही रह जाता है, पता नहीं चलता कब काट गया, कब क्या हुआ, वो बोल भी नहीं पाता, नींद में ही नींद में रह जाता है। तो वो इसमें क्रेट रखे गए। नेक्स्ट, ये आप देखेंगे बो है पानी की। ये जो मटका वाला अरेंजमेंट है, इसको गरबा मटला भी गुजराती में बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की, सुनने जैसा है। जब मैं 1990 में जू में आया तो मैंने देखा सांप थोड़ा संख्या में ज्यादा मरते हैं ठंडी के दिन में। तो पुराना सांप घर जो बताया उसमें मैंने एक काफी सीनियर आदमी था, उससे मैंने बोला सुपरवाइजर से कि ये ठंडी में मरते हैं तो इसके लिए कुछ हीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए। तो उसने बोला सर बड़ा सिंपल, हम लोग बरसों से ये हीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं सर? हम लोग इसमें घास डाल देते हैं, तो घास में जाके सांप बैठता है।
समझने जैसा है। हम लोग जो स्वेटर या कोट पहनते हैं, अगर उस स्वेटर या कोट को हम इसके ऊपर लटका दें तो ये गर्म नहीं होता है। हमारे बॉडी से जो हीट निकलती है बाहर, उसको रोकने में स्वेटर या कोट मदद करता है। स्वेटर या कोट खुद हीट नहीं देता है। तो मैंने उसे यही बोला कि वो कोल्ड ब्लडेड है सांप और वो सब, उसका खुद का हीटिंग अरेंजमेंट तो है नहीं बॉडी में, इसलिए उसको हम लोगों को हीटिंग अरेंजमेंट देना चाहिए। तो घास का खुद हीटिंग तो होता नहीं, इसलिए हम लोग उसमें एक हीटर अथवा तो एक ये मटका लगाते हैं, उसमें बल्ब लगाए होते हैं। तो उसको ऐसा लगा कि कल ये लड़का आया है, अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरे को 40 साल हुआ, ईगो हर्ट हुआ। तो मैंने बोला हम ऐसा लगाते हैं, आप अपना घास डालिए, एक ही पिंजरे में हम दोनों कर देते हैं और सांप के ऊपर छोड़ देते हैं उसको जो अच्छा लगे। तो रोज सुबह वो आदमी आए 7 बजे और जाके देखे कि वो मटकी के पास सांप जाके बैठ गया है, वो सलिए से निकाल के घास में रख दे। और मैं जब 7:30 बजे आऊँ तो मेरे से बोले चलिए सर दिखाते हैं। वो सांप तो घास में ही बैठता है, उसको हीटिंग पसंद नहीं है। 3 दिन उसने ऐसा किया। चौथे दिन मैंने देखा कि कुछ रेती के अंदर लाइनिंग बनी हुई है और उसमें देखा कि वो सांप जो है मटके की तरफ जाता है, ऐसा लाइनिंग दिखता है। तो मैं उस दिन 6:30 बजे आया, जाके देखा तो वो सांप जो है मटके में बैठा था। तो मैंने जो है सिक्योरिटी वाले से पूछा कि ये सब के सब सांप हैं, वो लोग घास में रात भर बैठते हैं कि मटके पे? उसने बताया नहीं सर, सबके सब सांप जो है वो तो मटके पे ही बैठते हैं, सुबह आके वो आदमी सबको घास में डाल देता है। तो ईगो हर्ट, सभी लोगों का ईगो इतना ज्यादा है, उसका इतना ईगो हर्ट होता है कि कहीं इनकी बात सही नहीं निकले। फिर मैंने उसे समझाया कि आपकी और मेरा ईगो की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सांप नहीं मरना चाहिए। हम दोनों को मिलकर ये काम करना है कि ये सांप नहीं मरे, इसलिए हमको इसमें ये हीटिंग करना चाहिए। जब हमने ये किया, भारत सरकार में से एक टीम आई, जू की चेकिंग के लिए एक टीम आती है, उसमें जो ऑफिसर्स आए थे उन लोगों ने देखा तो इसमें से डिस्को लाइट दिखती ना, ऐसे दिखता है जैसे लाइट निकल रही डिस्को। तो उन लोगों ने ऐसा कमेंट किया, आइए ये देखिए जू वाले क्या क्या काम करते हैं, ये सांप के लिए डिस्को अरेंजमेंट किया है, डिस्को लाइट लगाई है। मैंने उनसे बोला पहले आप हमसे पूछिए, बाद में कमेंट करिए। तो फिर उन्होंने पूछा आपने क्यों लगाया, बताया हीटिंग अरेंजमेंट है कोल्ड ब्लड एनिमल्स का। वो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना अच्छी रिसर्च आपने की, इसको पब्लिश कर दीजिए। आज भारत में 1991 में सबसे पहले मैंने किया, आज भारत में सभी जू ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सभी के यहाँ सक्सेसफुली सांप बच रहे हैं, एक भी सांप नहीं मर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हमने सन 2012 में 25 दिसंबर 2012 में जब हमने बटरफ्लाई पार्क बनाया, ये कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री साहब की थी, अब तो पीएम है। तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला कि अभी इलेक्शन पूरा होगा, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट का हम लोग इनॉग्रेशन करते हैं। ऐसे टारगेट हम लोगों ने मास्टर प्लानिंग किया है, सन 2012 से 2022 तक हम क्या करने वाले हैं वो पूरा हमने लिखा है। हर साल हम लोग एक नया प्रोजेक्ट देते हैं। तो बटरफ्लाई पार्क हम लोगों को बनाना था और बटरफ्लाई पार्क के लिए 9000 स्क्वायर मीटर जमीन एक बगीचे में से ली, बिल्कुल उजड़ी हुई जमीन और पूरा ऐसी डाल वाली जमीन। उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ प्लांटर्स बनाए और प्लांटेशन कर दिया। आप अगर देखेंगे बटरफ्लाई पार्क पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में बटरफ्लाई पार्क क्लोज टाइप है, बंद। ऐसे पेड़ को सबको ऐसे कवर कर देते हैं पूरे जाली से या डोम से, उसके अंदर बटरफ्लाई छोड़ दिया आपने, 10 प्रकार की बटरफ्लाई छोड़ी, हो सकता है 8 प्रकार की बचे, 12 प्रकार की तो नहीं होगी क्योंकि बाहर से आ नहीं सकती। तो वो बटरफ्लाई को आपने एक पिंजरे में रखा, इसलिए आपको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसमें हो सकता है आपको 6 महीने भी लगे, 1 साल भी लगे। हमने एक नया कंसेप्ट सोचा, क्यों नहीं हम ऐसा कुछ काम करें जिससे बाहर जो बटरफ्लाई उड़ती है उसको मदद मिले। और हम लोगों ने एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया 3 महीने के अंदर। ऐसे पेड़ लगाए कि जो बटरफ्लाई जिसका खाना ज़्यादा पसंद करती है, जिसपे बटरफ्लाई अपने अंडा देना पसंद करती है, और ऐसे करीब 250 प्रकार के पेड़ पूरे उस एरिया में प्लांटेशन किया। और हम लोग प्लांटेशन कर रहे थे, उसमें 1 स्पीसीज 2 स्पीसीज, गुजरात राज्य में 40 स्पीसीज मिलती है, कामगिरी करते करते 33 स्पीसीज, उसमें 33 स्पीसीज आ गई। बाद में मुख्यमंत्री साहब को बुलाया, 25 दिसंबर को उद्घाटन कराया। उनका यही प्रश्न था, दूसरे बटरफ्लाई से ये बटरफ्लाई पार्क अलग कैसे? हमने उन्हें बताया कि सर सब लोगों के यहाँ बटरफ्लाई
पार्क बंद है, ये खुला है। हम बटरफ्लाई के ऊपर छोड़ते हैं, उसको अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है तो वो आए, यहाँ रुके, खाना खाए, बच्चे दे, अगर नहीं अच्छा लगता है तो वापस जाए, बच्चों को बड़ा करके वापस जाए। वो सही में सबसे अच्छा काम है कि आप बटरफ्लाई की संख्या बढ़ा रहे, आप इकोसिस्टम पूरा जनरेट कर रहे हैं। बटरफ्लाई को जितने दिन अच्छा लगे उतने दिन रुके, बाकी जाए। तो हमने उस पर बाद में रिसर्च कराई, 1 साल के अंदर ही 33 स्पीसीज रिकॉर्ड हुई। एक लड़के ने उसमें MSc किया, उसने अपना डिसर्टेशन बनाया, उसने पेपर पब्लिश किया, और बटरफ्लाई अभी परमानेंट बहुत सारी रुक गई है और इस बटरफ्लाई पार्क में पब्लिक को देखने मिलती है। बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने पूर्ण किया। मुख्यमंत्री ने जब सुना तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि सबसे अलग करके आपने ये प्रोजेक्ट किया है, और ये सब नई थिंकिंग लोगों के दिमाग में आना चाहिए। जो सब लोग एक प्रकार का कर रहे हैं, एक ही प्रकार का सभी लोगों की आदत है। एक ने डोम बनाया, कितने मीटर का है? 800 मीटर। सर हमने 1200 मीटर बनाया है। उसने सर 5 करोड़ खर्चा था, हमने 10 करोड़ खर्चा। तीसरे ने सर हमने 50 करोड़ खर्च दिया। पर पर्यावरण को सही में फायदा हुआ या नहीं हुआ? आपने जो एनवायरनमेंट दिया उसमें बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई को एनवायरनमेंट मिला, उसके बच्चे हुए, बटरफ्लाई वापस गई। इसको इंसिटू कंजर्वेशन बोलते हैं कि आपने कुदरती वातावरण में ही ऐसा वातावरण क्रिएट किया जिसमें वो प्राणियों की और पक्षियों की और इंसेक्ट की संख्या बढ़े। बटरफ्लाई की संख्या बढ़ने से बहुत सारे एनवायरनमेंट जनरेट होने से बहुत सारे इंसेक्ट भी आए, बटरफ्लाई खाने के लिए बहुत सारी बर्ड्स भी आई, एकदम पूरा इकोसिस्टम जनरेट हुआ, एकदम बहुत सुंदर। आप लोग अहमदाबाद आए तो जरूर आइए, देखने के लिए बहुत सुंदर है। और फरवरी सीजन में तो बटरफ्लाई इतनी सारी होती है, थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाई। तो एक ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, जब आप किसी एनिमल को पिंजरे के अंदर रखते हैं, फिर उसके बच्चे जो होते हैं उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं, और इसको जो हम लोगों ने किया है ये इन सिटू कंजर्वेशन है। तो इन सिटू कंजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है वो इन सिटू को बैकअप करने के लिए। तो एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन हम दोनों काम करते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा दूसरा उदाहरण है, आपने देखा वो पूरा एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब में जो है 16 फीट गहराई है पानी, उसमें बहुत सारी मछली है। हम लोग मछली किसी को पकड़ने नहीं देते हैं। और फिर वो मछली जो है, पक्षी जो है, माइग्रेटरी बर्ड्स, अभी रेनी सीजन आया है, इसमें माइग्रेटरी बर्ड आएगी जो मछली खाने वाली, वो उसके अंदर जाके मछली खाएगी और उसके बाद अंडे बच्चे देगी और 6 महीने में वापस। अब एक बहुत अच्छा एक इसमें समझने जैसी बात है, पक्षी अपने आप कैसे आते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्राणी और पशु पक्षी में दिमाग नहीं होता है। आपको मैं यहाँ बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा कि हमसे ज़्यादा उसमें दिमाग है, हम लोग उसके पास से सीखते हैं। तो जो पक्षी है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो अपने आप पहले उसके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। 4 या 5 पक्षी आएंगे, हर एक स्पीसीज के, ऐसे 5 से 6 स्पीसीज के पक्षी आते हैं। फिर वो एवेल्युएट करते हैं पूरे पानी को, पानी की गहराई कितनी, पानी में मछली कितना। हमको 10,000 हम पक्षी हैं तो उसमें से कितने को भेजना चाहिए? सिर्फ 2,000, तो 2,000 को ही भेजेंगे। देखिए आप उनकी कैलकुलेशन, 2,000 पक्षी आएगा, बैठेगा, अपने अंडे देगा, उसके बच्चे निकलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, बच्चे उड़ना सीखेंगे, 5 से 6 महीने में पूरी प्रक्रिया समाप्त। मई मंथ में आते हैं, जून में, दिसंबर में सब अपने बच्चों के साथ वापस। 6 महीने के अंदर 5 गुनी संख्या बढ़ जाती है। जब जाते हैं तब तक वो 8 से 10,000 हो जाते हैं। इतना परफेक्ट कैलकुलेशन, इसलिए मैं उसके बारे में कई बार बोलता हूँ कि पक्षी आते हैं, बाकी गिनती देखते हैं, फिर उसी के जो ज्ञाति वाले पक्षी जो जू के पिंजरे के अंदर हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं, फिर वो उससे बात भी करते हैं कि यहाँ का वातावरण कैसा, यहाँ पे कोई तुमको परेशान तो नहीं करता है, कोई तुम्हें मारता तो नहीं है, सब पूछ के जाते हैं। दे आल्सो हैव लैंग्वेज। पूरा का पूरा एक जो है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है उनका, उसको वो लोग फॉलो करते हैं। आपको मैं एक रोजी स्टर्लिंग की कैसेट भी दिखाऊंगा, उसमें वो पक्षी कैसे उड़ते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वो भी सब बताएंगे। नेक्स्ट, ये अंदर शाम को 7 बजे तो बटरफ्लाई नहीं होती है, तब भी साहब आए, उसका पूरा घूमे, बाद में इनागुरेशन किया। वो प्लांटेशन देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतना बढ़िया प्लांटेशन कैसे किया। लोग बोलते हैं गुजरात में, अहमदाबाद में खास करके गुलाब पैदा नहीं होता है, आपके यहाँ इतना गुलाब क्यों पैदा हो रहा है? एक डाली पे 16-16 गुलाब। मैंने उन्हें बताया कि सर बड़ा सिंपल
हमारे यहाँ जू में जो एनिमल्स का डिफिकेशन होता है उसका हम लोग मैन्योर बनाते हैं, इस गार्डन में डाला, इसलिए इतना सारा फूल पैदा हो रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए एक बटरफ्लाई है, वो देखिए मधुमक्खी है, ये उसके लिए ह्यूमिडिटी और वो सब मिले उसके लिए वाटरफॉल है। जो आपसे मैं बात कर रहा था बंद पिंजरे और खुले पिंजरे की, तो पहले जो कंसेप्ट था कि आप सलिए के पीछे जानवर को रखते थे, पब्लिक में एक मैसेज जाता था कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं उसको हम जेल में रखते हैं, जेल में पूरे सलिए के पीछे, ऐसे हम एनिमल्स को भी रखते हैं। ये असामाजिक है ही नहीं, इनने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, पर हम सिर्फ अपने स्टेटस कंट्रोल के लिए रखते थे। पर अभी हम लोगों ने उसको खुला पिंजरा बनाया है, 5000 स्क्वायर मीटर पूरी खुली जमीन। ये टाइगर बगैर जाली बगैर सलिए के आप देख सकते हैं, और उसके अंदर पूरा कुदरती वातावरण, उसको पानी में बैठना है पानी में बैठे, बाहर घूमना है बाहर, उसके लिए पूरा एक नया ऐसी सिस्टम लगाई है जो गर्मी में ठंडी हवा दे, ठंडी में गर्म हवा दे। नेक्स्ट, ये लायन का खुला पिंजरा है, अगर पीछे की जाली आप नहीं देखें तो आप बोल सकते हैं जू में है ये लायनेस, पूरा जंगल जैसा दिख रहा है, कितना बढ़िया दौड़ रहा है। नेक्स्ट, रीछ, रीछ भी खुले पिंजरे में, पब्लिक जहां से देखती है वहां से हम लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट, देखिए रीछ को अगर गर्मी लगेगी तो वो जाके पानी में बैठेगा, पानी में बैठ के पूरा अपना नहाएगा, सब करेगा। लोग आके हमसे पूछते हैं कि आपके एनिमल इतना शाइनिंग करते हैं, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? हम लोग नहीं करते कोई शैम्पू। ये देखिए रीछ की एक विशेषता है, उसको क्या है, टर्माइट्स एंड्स जो सब खाता है, उसको खुली जगह मिलेगी तो जाके जमीन में खोदेगा। पहले पक्के पिंजरे में रहते थे, तो ये लोगों को गर्मी में इतना गर्मी लगती है, इनके बॉडी में स्वेट ग्लैंड नहीं होती, पसीना नहीं निकलता है, तो अपने मुंह से थूक ऐसे पंजे पे लगा के इसको ठंडा करते हैं, पूरा का पूरा ऐसे हाफेंगे, फ्रोथ बनेगा, यहाँ ठंडक करेंगे, तब इसको। अब हमारा एक भी रीछ नहीं हाँफता है क्योंकि पूरा कुदरती वातावरण में रहता है, पर ये लोग छोटे पिंजरे में रहने से पेड़ पर चढ़ना भूल गए। हमें ऐसा लगा ये लोगों को फिर से सिखाया जाए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस पिंजरे के अंदर जो पेड़ है उसमें 6 फीट 5 फीट पे हम लोगों ने वो मध लगाई, हनी, उसको मध बहुत पसंद है, जैसे उस पर डाल दी तो उसने खड़े होकर चाटा। 7 फीट पे लगाई, थोड़ा चढ़ा, 8 फीट पे लगाई, थोड़ा और कोशिश की, धीरे धीरे वो पेड़ पे चढ़ना सीख गया। अब ये रीछ कई बार पेड़ के ऊपर बैठा मिलता है, तो पूरा का पूरा, क्योंकि जेनेटिकली तो वो रीछ ही था, परंतु वो छोटे पिंजरे में रहने से सब भूल गया था, उसको फिर से याद दिलाया, अब बिल्कुल कुदरती वातावरण में वो रहता है। बटरफ्लाई पार्क में जो जाली है उसके ऊपर भी हम लोगों ने ऐसी बेल लगाई है जिसके अंदर फ्लावर हो और उसमें ज्यादा में ज्यादा पोलन ग्रेन्स हो, जो है बटरफ्लाई जिसको खाती है। नेक्स्ट, ये भी हाइब्रिड जासूस जो है, बड़ी सुंदर डक है, मैंड्रिन डक, चाइना जापान की है। देखिए कुदरत ने कितना सारा कलर दिया है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल डक इज मैंड्रिन डक, ये उसका मेल है, मेल दे आर ब्यूटीफुल, फीमेल थोड़ा डल कलर में रहती है। और नेक्स्ट, ये फीमेल है, ये एक सिस्टम है, वो रिवर से, हाँ, ये एक ऐसी सिस्टम है जो गर्मी में ठंडी हवा, ठंडी में गर्म हवा देता है। अभी मेरा मैसूर में लेक्चर था, पूरे भारत में अपने घर में लोग ये लगा रहे हैं और जू में भी लगा रहे हैं। आप लोग जो लोग नया मकान बना रहे हैं उसके लिए सिस्टम बताते हैं हम। ये सिस्टम ऐसी है कि अगर आपने देखा होगा कुएं या बोर में से जो पानी निकलता है वो आपको ठंडी में गर्म लगता है और गर्मी में ठंडा लगता है। पानी तो वही होता है, अंदर कोई भगवान ने हीटर या कुछ लगा के नहीं रखा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप जमीन के अंदर 3 मीटर जाते हैं, 3 मीटर अंदर जब जाएंगे तो एक प्रोफेसर ने IIM की एक रिसर्च की जिसमें उनने एक थर्मामीटर 1 मीटर, दूसरा 2 मीटर, तीसरा 3 मीटर पे लगाया और 1 साल तक रिकॉर्डिंग लेके उनने ये देखा 3 मीटर पे जो अंदर है थर्मामीटर उसका टेम्परेचर में वेरिएशन मिनिमम है, 1 मीटर में सबसे ज्यादा है। अगर आप 10 फीट अंदर पाइप कोई रखते हैं और उसके अंदर से हवा सक करते हैं तो उसमें टेम्परेचर बदल के आएगा आपके पास। इसीलिए हमको 10 फीट से जो ज़्यादा गहराई के बोर हैं या कुएं हैं उसका जब आप पानी लेते हैं तो उसका टेम्परेचर फिक्स है, उसमें वेरिएशन कम है। वो टेम्परेचर होता है 25 से 35 डिग्री। जो वो पानी आपके पास बाहर आता है तो गर्मी में जब अगर बाहर 40 डिग्री है और आपको 30 डिग्री का पानी मिलेगा तो आपको ठंडा लगेगा। वही पानी जब ठंडी पड़ रही है 8 डिग्री 15 डिग्री